द डिक्टेशन मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों तुगलक वंश का जहां डिक्टेशन खत्म हुआ था जी के नोट की तरह, उससे आगे आज का डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा, जिसे आप जी के नोट्स की तरह आप सुन सकते हैं और डिक्टेशन की तरह लिख सकते हैं। 140 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि ऐसे कारण थे, जिनके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची। मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूर्णतः असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस होने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयोगों के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक दोकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बर्नी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण एवं अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने हेतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिए जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तथा ईरान से मिली। वहां के शासकों ने इस योजना को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मोहम्मद
तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। खुरासान एवं कराचिल अभियान। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक के खुरासान एवं कराचिल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 3 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके। इस तरह मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल रही। संभवतः 1328 से 29 ईस्वी के मध्य मंगोल आक्रमणकारी तरमासरीन चगताई ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से लेकर दिल्ली तक प्रदेशों को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया था। अपनी इस नीति के कारण सुल्तान को आलोचना का शिकार बनना पड़ा। इसके बाद फिर कभी मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए, जिसमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुआ। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुए महत्वपूर्ण विद्रोह निम्नलिखित हैं। प्रथम विद्रोह 1327 ईस्वी में उसके चचेरे भाई सुल्तान गुरसास्प ने किया, जो गुलबर्गा के निकट सागर का सूबेदार था। वह सुल्तान द्वारा बुरी तरह परास्त किया गया। मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों में सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा उर्फ किसलू खां का विद्रोह, सैयद जलालुद्दीन हसन शाह का मालाबार विद्रोह तथा बंगाल का विद्रोह प्रमुख है। बंगाल के विद्रोह को यद्यपि प्रारंभ में दबा दिया गया था, किंतु 1340 से 41 ईस्वी के लगभग शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। 1337 से 38 ईस्वी में करा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह। 1338 से 39 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह। 1339 से 40 ईस्वी में गुलबर्गा के अली शाह का विद्रोह। अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क मुल्तानी का 1340 से 41 ईस्वी का विद्रोह आदि भी मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध किए गए विद्रोहों में प्रमुख है। इस तरह के विद्रोहों का सुल्तान ने सफलतापूर्वक दमन किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का
काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद ने उसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप में सहिष्णु था। जैन विद्वान एवं संत जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों होली दीपावली में भाग लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज नियुक्त किया तथा शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन चिराग ए दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक थे। अपने शासनकाल में अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचल कर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम विरोधी बताया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में कहा है कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर का समर्थक है आदि वाक्य को अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। समाप्त।